IBN 7 हौसला है। राष्ट्र के हित में इतनी प्रचंड स्वयंसेवकों की शक्ति निष्क्रिय बैठने नहीं देगा संघ। संघ किसी पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं है, संघ राष्ट्रीय नीतियों के पीछे जरूर है। वक्त के साथ कदमताल करना हो तो वक्त की हर करवट को पहचानना पड़ता है, हर हरकत को पकड़ना पड़ता है, वरना समय के आगे बड़े से बड़े संगठन और शख्सियतें दम तोड़ती रही हैं। लेकिन अगर कोई संगठन करीब एक सदी लंबे सफर के बाद भी थकने के बजाय नई ऊर्जा से लबरेज होकर नई पगडंडियों को तलाशे, नए ठिकानों की ओर बढ़े तो उसकी पड़ताल लाजमी हो जाती है। ये कहानी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कहानी साल 2014 की भी है, क्योंकि यही वो साल है जिसने संघ के सिकुड़ते परों को खुले आसमान में परवाज भरने का हौसला दिया। और आज उस हौसले की बदौलत ही संघ हर गुजरते दिन के साथ अपनी जमीन पुख्ता कर रहा है। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। वाकई पीढ़ियां खप गईं, तब जाकर चुनावी महासमर के स्कोर बोर्ड पर वो आंकड़ा टंग सका जिसने लोकतंत्र की दहलीज पर सिर झुका दिया। ये वो लम्हा था जो 34 साल पुराने राजनीतिक दल के लिए जश्न का मौका लाया, लाखों कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान की वजह लाया, पटाखों का शोर लाया और साथ लाया एक और बड़ा सपना देखने की उम्मीद। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं। लेकिन दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर नागपुर में एक दफ्तर भी 16 मई को इतिहास बनाने में अपने योगदान पर इतरा रहा होगा और राहत भरी सांस भी ले रहा होगा। ये दफ्तर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। और राहत की सांस इसलिए क्योंकि अगर संघ ना होता तो ये महाजीत ना होती, और अगर ये महाजीत ना होती तो शायद हिंदुस्तान में संघ की जमीन दरकने का सिलसिला यूं ही चलता रहता। स्वाभाविक है कि 2014 के परिणाम के बाद संघ और संघ के से जुड़े सभी संगठनों को यह अनुभूति हुई कि उनकी ताकत क्या है। क्योंकि 2014 में पहली बार संघ ने निर्णय किया कि सड़क पे और बूथ पर जाकर चुनाव परिणाम को बदलने की कोशिश करेगी। 2014 एक दूसरे की जरूरतों और ताकतों को पहचानने का साल बनने वाला था, क्योंकि संघ के हिस्से का सच ये है कि हेडगेवार से भागवत तक आते आते उसकी भी 5 पीढ़ियां खप गईं, तब जाकर ये कामयाबी हासिल हुई है। हम नाता जोड़ते हैं तो उनका तो नाता है ही, वो भूले नहीं है, हम भूल गए थे, हमको याद करना है। दरअसल संघ बहुत पहले इस सच्चाई को पहचान चुका था कि 2014 उसके लिए वो मौका होगा जहां अगर उसने सही चोट की तो इतिहास अपनी तमाम जंजीरों और पूर्वाग्रहों से आजाद होकर उसके पक्ष में सुनहरी इबारत लिख देगा। इस बात का इल्म भी संघ को बखूबी था कि पूरी ताकत और मेहनत झोंक कर अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो उसके संगठन को भी संजीवनी मिल जाएगी, जो उसकी उखड़ती सांसों की ऑक्सीजन बनेगी। ये साल गुजर गया, लेकिन साल 2014 संघ के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। एक ऐसा साल जब संघ नई ऊर्जा और नई ताकत से भरकर अपनी जमीन और जड़ को मजबूत करने के मिशन में एक बार फिर जुट गया। बदलाव की बयार बहाना इतना आसान नहीं था, लेकिन आसानियां संघ को राज भी कहां आई है। तो शुरू हो गया एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल पर जीत लिखा देखना संघ तय कर चुका था। राजनीतिक परिदृश्य में संघ को जिस तरह से अस्पृश्य बनाने की कोशिश की गई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती संघ के सामने थी। और आज संघ यह कम से कम प्रदर्शित करने में सफल हुआ कि संघ का जो कार्य है वो सर्वस्पर्शी है, सबके लिए है। संघ के काम करने का अंदाज सबसे जुदा है, सबसे अनोखा। संघ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो किसी खिंची हुई लकीर को मिटाता नहीं, बल्कि उसे मटियामेट करने के लिए उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच देता है। और नरेंद्र मोदी संघ की उसी बड़ी लकीर का ही नाम था, जो उसने अपने दिमाग के खांचे में बहुत पहले ही खींच लिया था, लेकिन जिसे पूरी तरह सामने 2013 में ही लाया गया, चुनावी महायुद्ध से करीब साल भर पहले।
ये जून 2013 की बात है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे। लेकिन सियासी हलकों में चर्चाएं गर्म थी कि मोदी ही बीजेपी की चुनावी लड़ाई का चेहरा होंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता भी दिल ही दिल में इस सच को मान चुके थे, सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स थे लाल कृष्ण आडवाणी। इधर गोवा में मोदी को बीजेपी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उधर आडवाणी ने तमाम पदों से इस्तीफा देकर कोप भवन का रास्ता पकड़ लिया। पूरी पार्टी की सांसें अटक गईं। जाहिर तौर पर निगाहें नागपुर की ओर मुड़ी और राहत का पैगाम भी नागपुर से ही आया। भागवत ज्ञान मिलने के बाद आडवाणी कोप भवन से बाहर निकले। ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है कि आडवाणी को उन मोहन भागवत से ज्ञान लेना पड़ा था जिनके जन्म से पहले ही वो संघ के कार्यकर्ता बन चुके थे। यानी संघ का पार्टी पर असर हर तरीके से बढ़ रहा था। ये संघ का पहला इशारा था जिसे ज्यादातर बीजेपी नेताओं ने समझ लिया। ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही 2014 की लड़ाई लड़ी जानी है और मोदी वो नाम है जिस पर संघ की मजबूत मुहर है। इस मुहर को नजरअंदाज करना करीब करीब नामुमकिन था। मोदी ही क्यों, ये सवाल भी कई के जहन में हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जहन में कतई नहीं जो नरेंद्र मोदी और संघ के रिश्ते से वाकिफ हैं। ये तस्वीरें धुंधली भले हो चुकी हों, लेकिन इन पर संघ और मोदी के रिश्तों का गाढ़ा रंग अभी भी दिखाई दे जाता है। मोदी की जिंदगी का रुख ही तब मुड़ा जब वो संघ के संपर्क में आए और फिर संघ के ही हो गए। संघ में बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हुए मोदी बीजेपी में पहुंचे और धीरे धीरे सियासत की बारीकियों और दांवपेचों से उलझते जूझते एक बड़े सियासतदान बन गए। 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री रहते हुए ही संघ की नजरों में चढ़ना भी उन्होंने शुरू किया। संघ समझ चुका था कि मोदी विकास के मुलम्मे के साथ केसरिया आंधी ला सकते हैं। आज समान विचारधर्मी लोग सत्ता में हैं, तो स्वाभाविक है कि संघ अपनी ऊर्जा का उपयोग अन्य तरीके से समाज और राष्ट्र के निर्माण में करे। अगर संघ ने मोदी पर पूरा भरोसा जताया तो मोदी ने भी हर मौके पर संघ की सोच को आगे रखा। मित्रों, कभी कभी संघ के लोगों के विषय में बहुत जानकारी न होने के कारण उनकी जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो एक आध बार जानने के बाद भी रजिस्टर नहीं होती है। मुझे स्मरण है, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी का समारोह हो रहा था। तब जो लोग हमारे वैचारिक विरोधी हैं उन लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। एक बहुत मामूली आदमी को बहुत बड़ा बना करके शताब्दी बना करके घूम रहे हैं, इस प्रकार की आलोचना होती थी। और मुझे याद है उस समय के हमारे सरसंघचालक परम पूज्य रज्जू भैया जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे आलोचक जो कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत सामान्य थे, ये सही है कि पूरी संघ व्यवस्था में समाज के भीतर से आए हुए सामान्य लोग हैं। मोदी ने मैराथन रैलियों का सिलसिला शुरू किया। अरुणाचल से गुजरात तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक नमो नमो की गूंज सुनाई देने लगी। मोदी के 3 लाख किलोमीटर के सफर ने कांग्रेस को संभलने का मौका भी नहीं दिया। कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी अपना दम झोंक रहे थे तब संघ के लाखों कार्यकर्ता भी देश के तमाम गांवों में घूम घूम कर लोगों को मोदी के पक्ष में मतदान के लिए माहौल तैयार कर रहे थे। कहा जाता है कि संघ ने पहले नागपुर से दिल्ली तक, फिर पूरे देश में छोटे छोटे शहरों और गांवों में अपने स्वयंसेवकों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसके जरिए नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित की जा सके। इस मौके को संघ से बेहतर शायद कोई और पहचान भी नहीं सकता था। इस बारे में हवा कुछ यूं उड़ी कि कहा जाने लगा कि 2014 का चुनाव बीजेपी नहीं संघ लड़ रहा है। इस जुमले को उछलने के बाद कांग्रेस कहां चुप बैठती, सो निशाना सीधे संघ पर ही छोड़ा गया। आरएसएस एक जहरीला संगठन है और ये संगठन और इसकी सोच हिंदुस्तान को नष्ट कर सकता है, ये उनकी सोच थी। अच्छा, अब वो नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस को दे दी, वो सरदार पटेल जी की स्टैचू बना रहे हैं। शायद उन्होंने
सरदार पटेल जी के शब्द नहीं पढ़े, शायद उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा। विरोधियों के इन तीरों से ना तो मोदी पर कोई खास असर हुआ और ना ही संघ पर, क्योंकि संघ के पास अपने लक्ष्य से नजरें ओझल करने का ना तो वक्त था और ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था। खैर, चुनावी प्रचार खत्म हुआ, जनादेश ईवीएम में कैद हुआ और फिर सबकी निगाहें टिक गई 16 मई की ओर। हिंदुस्तान के आसमान में 16 मई का सूरज यूं तो रोज की तरह पूरब से ही उगा, लेकिन सियासी आसमान में वो एक नई लालिमा रच ही गया था। ये लालिमा कुछ कुछ केसरिया रंग में रंगी थी, रंग बीजेपी की महाजीत का, रंग उस सत्ता का जो 30 साल बाद बहुमत की सरकार के तौर पर सामने आया। इस जीत के साथ ही संघ की मेहनत मंजिल तक पहुंच गई और इसी के साथ शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नई ऊर्जा और नए दमखम से भर दिया। सरकार बनते ही संघ की भूमिका और असर नजर आने लगा। मंत्रियों के विभागों की उहापोह के बीच दिल्ली के केशव कुंज पर बीजेपी नेताओं की कतार लग गई। बहाना वही पुराना, आशीर्वाद लेने पहुंचे। संघ का मार्गदर्शन तो सरकार को क्या, सरकार में लगे जो नुमाइंदे हैं जो संघ से के संपर्क में हैं, उनको तो मिलता ही रहता है। हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई, तब भी संघ की बैठ और ताकत का अंदाजा सबको हो गया। खुद को सांस्कृतिक कहने वाले संगठन ने सियासी दरिया में एक कंकड़ी उछाली और पूरे दरिया में उथल पुथल मच गई। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हो या फिर महाराष्ट्र में फडणवीस, दोनों की संघ से नजदीकी जग जाहिर है और दोनों को ही इसका इनाम भी मिला। कभी दबे छिपे ढंग से सियासी दांव पे चलता संघ का पर्दा अब कुछ कुछ झीना हो चला है, जिसमें से जब तब अंदर खाने क्या चल रहा है इसकी झलक मिल ही जाती है। शायद इसीलिए लंबे समय तक संघ में अहम पदों पर रहने वाले राम माधव को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए संघ को ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ा। ये संघ की ही विचारधारा है कि जिससे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से लाभ हो सकता है, उसका विकास कैसे हो सकता है, ये सब सोच वहीं से आती है। सबको साथ लेकर चलने की सोच वहीं से आती है, सबका विकास कैसे किया जाए ये सोच वहीं से आती है, और ये देश 21वीं सदी भारत की सदी बने ये सोच वहीं से आती है। हर साल विजयदशमी पर दिए जाने वाले संघ प्रमुख के भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हाल ही में वेंकैया नायडू जब राज्यसभा में धर्मांतरण पर बोलने खड़े हुए तो संघ के रिश्तों पर गर्व की बात स्वीकार की। संघ और संघ से जुड़े संगठनों के कुछ बड़े चेहरों ने अपना एजेंडा सामने रखते हुए विवादों में डूबे कुछ बयान भी दिए, जिनका मकसद हंगामा बरपाना था, जो जमकर बरपा भी। खोई हुई सत्ता जो पृथ्वीराज के समय में दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ से निकल गई थी, शायद 800 वर्ष बाद पहली ये वही सत्ता फिर से कायम हुई है। इधर देश की बड़ी तस्वीर में संघ की भूमिका और उसका दर्जा दोनों साफ होने लगा है, तो उधर गांव-गांव, शहर-शहर संघ अपनी लहर भी मजबूत करने में लगा है। मोदी सरकार के काबिज होने के बाद बेशक उसकी इन कोशिशों को जवाब भी मिला है। वाजपेयी सरकार की विदाई के वक्त 2004 में संघ की 51,000 शाखाएं सक्रिय थी। 2010 आते आते इनकी तादाद 39,283 रह गई, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से शाखाएं एक बार फिर सक्रिय हो उठी है और लोगों की दिलचस्पी के चलते इनकी संख्या 45,000 से ज्यादा हो गई है। बीते 6 महीनों में एबीवीपी से भी भारी संख्या में छात्र संघ में जुड़े हैं। वेबसाइट के जरिए भी संघ रोजाना 20 से ज्यादा सदस्यों को जोड़ रहा है। संघ युवाओं को जोड़ने के लिए आईटी मिलन जैसे समारोह आयोजित कर रहा है, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों तक पहुंच रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट के थ्रू आरएसएस की वेबसाइट में एक ज्वाइन आरएसएस करके एक अभियान शुरू हुआ। उसके थ्रू प्रत्येक महीने 2000 से लेकर 4000 तक लोग संघ से जुड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में संघ की उभरती ताकत देखनी हो तो जरा मैंगलोर की इन तस्वीरों को देखिए। दक्षिणी छोर पर त्रिवेंद्रम की सड़कों पर संघ के स्वयंसेवकों के जत्थे को देखिए। ये नए तेवर लेकिन पुराने मिशन का संघ है। ये वो संघ है जो न सिर्फ हर गुजरते दिन के साथ अब अपने को मजबूत कर रहा है, बल्कि जिसका मिशन 2025 तक वो मुकाम हासिल करना है जहां हिंदुस्तान की सियासत का कोई भी फैसला उसकी मर्जी के बगैर न लिया जा सके। ज्यादा कार्यकर्ता सामने आते हैं काम करने के लिए, शाखा बढ़ती है।
और संघ का एक स्वयं का टारगेट होता है हर एक शहर के लिए। उनका तो एक 10,000 की बस्ती में एक शाखा होना चाहिए। 2025 में संघ की स्थापना को 100 बरस हो जाएंगे, लेकिन साल 2014 के लिए तो कहा ही जा सकता है कि ये था संगम रिटर्न्स का साल। संघ की शाखाओं से लेकर उसके सदस्यों की संख्या उफान पर है। बंद होती शाखाएं फिर से खुलने लगी हैं। ये सब एक करवट का ही नतीजा है, जिसमें सियासी संकेत भी हैं और सांस्कृतिक संकेत भी। साल 2014 में संघ की ये करवट आने वाले कई सालों का रुख बदलने का भी दम रखती है।